प्रोग्राम, बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल में लोड शेडिंग, देयर इज़ नो डाउट, एनर्जी क्राइसिस सबसे बड़ा इशू है। उसने आम आदमी और मीशत को जो है तबाहाल किया हुआ है। पिछले कई सालों का एक लगेज है जो इससे पहले पीपल्स पार्टी हुकूमत ने उठाया, लेकिन उसमें कुछ कर ना सके। अब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उठाया और वो उसमें क्या करते हैं, इस पर बात की जाएगी। लोड शेडिंग के साथ साथ कौन से मसाइल है इस हुकूमत को पहले 100 डेज में फेस करने पड़ेंगे, आज यही मौजूद सुखर रहेगा इस प्रोग्राम का। जानने की कोशिश करेंगे चैलेंजेस और सलाहियत कितनी है मौजूदा हुकूमतों के अंदर इन चैलेंजेस को फेस करने की, सूबाई एज वेल एज द फेडरल गवर्नमेंट। आज आपके लिए एक तो मैं सवाल ट्विटर पे छोड़ के गया हूँ, उसमें आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि पाकिस्तान की जो मौजूदा कैबिनेट है, नई कैबिनेट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, उस पर आपकी अपनी टेक क्या है, अवाम की टेक क्या है, आप उनको कैसा पाते हैं, वजीर दाखिला से लेके वजीर इत्तलात और नशरियात तक। व्हाट इज़ योर टेक फ्रॉम चौधरी निसार टू आगे तक? आपको यहाँ से कितने कॉन्फिडेंट हैं जो पाकिस्तान के चैलेंजेस को ये पूरा कर सकेंगे? इस पर अपनी प्रोग्राम के दौरान भी राय दीजिएगा, उसके बाद भी राय दीजिएगा। आपकी राय जो है, अवाम की राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले आपको सुनाना चाहेंगे आज ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या बयान किया। एक तो उन्होंने रिलीफ देने की बात की है, रमज़ान आने वाला है, उसके हवाले से लोड शेडिंग पे क्या बात की, लेकिन एक उन्होंने अलार्मिंग सिचुएशन भी बताई है पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस के हवाले से। तो वो लोग जो समझ रहे हैं कि क्राइसिस फौरन खत्म हो जाएगा, शायद उनके लिए ये अच्छी न्यूज़ ना हो। हम दोनों अच्छी और बुरी न्यूज़ जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज मीडिया से क्या कहा, सुनते हैं। हमारी कोशिश होगी कि रमज़ान में जो है सारे पाकिस्तान में लोड शेडिंग के दौरानियों में इतनी कमी ज़रूर वाक़या हो कि लोग जो है आराम से और सहूलत के साथ जो है वो रमज़ान का महीना, बरकतों वाला महीना गुजार सकें। हमारी ये बड़ी ख्वाहिश है कि इसमें चाहे कोई अच्छी ख़बर हो या बुरी ख़बर हो, खुदा न खास्ता, वो आवाम को ज़रूर एतमाद में लिया जाए। जो हकीकत है वो ज़रूर बताएंगे और साथ नेक नीयत के साथ जो है इन हालात को बदलने के लिए, बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए, आवाम की जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने के लिए पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन आपको एक बात जो है वो ज़रूर समझनी चाहिए कि ये 13-14 साल का मलबा है जो हमने क्लियर करना है, ये फौरी तौर पर क्लियर नहीं हो सकता। राइट, जो हकीकत है वो आवाम को जरूर बताएंगे, लेकिन 13-14 साल का मलबा है जो ऑब्वियसली फौरन खत्म नहीं हो सकता। लेकिन रमजान में लोड शेडिंग कम की जाएगी, ये अच्छी न्यूज़ थी। इसमें हमारे साथ डॉक्टर साहब वारिकमंद साहब मौजूद हैं जो कोयले पे काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के एमिनेंट साइंटिस्ट हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, जो हकीकत है वो जरूर बताएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, एनर्जी के वजीर हैं, बिजली के वजीर हैं, आप हम अवाम को क्या हकीकत बताएंगे कि अगर ये हुकूमत जो है क्या करे, कौन सा रिसोर्स यूज करे, कोयले से लेके गैस तक, कि जिसकी वजह से सबसे जल्दी गैस पाकिस्तान में आ सकती है और वो अरसा, सॉरी, बिजली आ सकती है, और वो अरसा कितना होगा? 2 साल, 1 साल, 4 साल, 5 साल या उससे ज्यादा? एक तो जी फौरी जो इकदाम है वो ये हैं कि ये हमारी जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं तकरीबन 8-9 हज़ार मेगावाट की, उसमें वो प्रोडक्शन नहीं कर रही, वो ख़राब हैं। खराबियाँ 2 तरह की हैं, बल्कि 3 तरह की हैं। एक तो कुछ प्लांट्स ऐसी हैं जिनको पैसे नहीं मिले और उनके पास तेल नहीं है, वो तो फौरी तौर पर उनको पैसे देंगे तो तेल खरीद के वो चला सकते हैं। दूसरी कुछ प्लांट्स ऐसी हैं जिसमें छोटी छोटी मामूली रिपेयर्स की ज़रूरत है और उनको अगर फंडिंग कर दी जाए तो वो रिपेयर्स करा के प्लांट्स स्टार्ट हो सकती हैं। ये जो है ना, ये काम फौरी तौर पे हो सकता है, जो कि तकरीबन 2-2.5 हज़ार मेगावाट आपके ग्रिड पे डाल सकता है, जिससे लोड शेडिंग तकरीबन 30% यानी कि एक उसका तीसरा हिस्सा कम हो सकती है। अगर 15 घंटे हो रही है तो वो तकरीबन 10 घंटे पे। लेकिन डॉक्टर साहब, सर्कुलर डेट जो है वो अरबों में है पाकिस्तान का, तो वो तेल कितना चाहिए होगा इसको एडजस्ट करने के लिए? और आप क्या समझते हैं, तेल अगर आ जाए तो फौरन जो है वो ये कमी पूरी हो जाएगी? 2500 जो आप मेगावाट कह रहे हैं, ये देखिए कमी जो है ना, वो तो मैंने बताया 7-8 हज़ार मेगावाट की है ना, इससे तो सिर्फ 2-2.5 हज़ार मेगावाट जनरेट हो सकते हैं जी। तो वो तो कमी के पूरी करने के लिए फिर बड़े मेजर रिपेयर जरूरत है। बॉयलर्स खराब हैं हमारे 6-7 हज़ार मेगावाट की पावर प्लांट्स के, जो कि तकरीबन 2 से 2.5 साल का असर लगेगा। $3-4 बिलियन लगेंगे उन बॉयलर्स, वहाँ पे नए बॉयलर नस्ब करने के लिए, और 2-2.5 साल के बाद आपकी जो टोटल पावर प्रोडक्शन है वो तकरीबन 20 हज़ार मेगावाट तक पहुंच जाएगी, जो कि फिर आपके पास 3-4 हज़ार मेगावाट बिजली फालतू भी होगी। अच्छा, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि $3-4 मिलियन चाहिए और उसके बाद उसके बाद 2 से 2.5 साल का अरसा लगेगा जी। $3-4 बिलियन मैंने कहा, बिलियन, 3-4 बिलियन, मैं ये हैरान था कि मिलियन तो खैर हो ही जाए। 3-4 बिलियन डॉलर। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी परसों प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस लाहौर में एनर्जी कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी, तो उसमें जहां तक हमें पता चला है वो तो ये कि कोयले को उन्होंने रेकमेंड किया है
एज अ सोर्स के जिसको यूज किया जाए, तो कोयला जो है उसकी कितनी इफादियत है? अगर आपकी इस बात को साइड पे रख दिया जाए, अभी जो लोकल कोयले से जनरेट की जाए बिजली, तो कितने अरसे में लोड शेडिंग खत्म हो जाए? अगर आप आम लफ्जों में लोगों को समझा सके। जी कोयले से तो ये है कि पहली बात यह है कि जो बॉयलर्स हैं वो खराब है ना, जो पावर प्लांट है जिसने बिजली बनानी है वो प्लांट्स खराब है, उनके बॉयलर्स खराब हैं। बॉयलर्स जब आप नए लगाने जाएंगे तो ऐसे बॉयलर्स मत लगाएं जो फर्नेस ऑयल से चलते हैं, क्योंकि वो बिजली महंगी बनाते हैं। अब ऐसे बॉयलर्स लगाएं जो कोयले से चलते हैं, और कोयले से चलने वाले बॉयलर्स नष्ट करने के लिए, जैसे मैंने कहा, आपको 2-2.5 साल चाहिए टोटल सारी पूरी पावर दोबारा कमी पूरी करने के लिए। अब जब वो बॉयलर्स लग जाएंगे तो फिर आप अपना पाकिस्तान का कोयला भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तान के कोयले को माइन होने में कोई देर लगती है तो उस इस्तेमाल में आप इंपोर्ट करके कोयला बाहर से लेके वो भी बॉयलर्स में डाल के चला सकते हैं। डॉक्टर साहब, फौरी तौर पे वो बॉयलर चल जाएंगे, जैसे ही बॉयलर लगेंगे वो चल जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि बॉयलर सीख होंगे जिनमें कोयला डलेगा 2-2.5 साल, लेकिन ये बताइए कि अगर लेट सपोज अगर हम अस्यूम कर लें कि बॉयलर्स आज ठीक होते हैं, तो जो कोयला है वो भी तो अभी माइन नहीं हुआ हुआ ना, वो तो पड़ा हुआ है नीचे थर्कोल में पड़ा हुआ है, तो वो उसको निकालने में और बॉयलर में डाल के बिजली ट्रांसफॉर्म होने में, अगर आज बॉयलर्स ठीक हो, आप लेट सपोज आज ठीक हो, तो कितना अर्सा लगता है इस तरह माइनिंग करके बिजली में चेंज करने में कोयले को? जी ऐसे है कि अगर आप कोयले की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में कोयला थार में तो खैर बहुत ज्यादा कोयला है, लेकिन वहाँ पे अभी माइनिंग का आगाज ही नहीं हुआ। आगाज होने के बाद उस कोयले को बाहर निकलने में 4 से 5 साल लगेंगे। अच्छा। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज में भी कोयला है, ये क्योड़े से लेके और निमल तक, और हमारे पास कोयटे के पास माइंस हैं, मश्क के पास माइंस हैं, लाखड़ा में कोयला है, सिंध में 2-3 मकाम पे बदीन कोल फील्ड्स हैं और दूसरी सुंदा छरक कोल फील्ड्स हैं। कोयला हमारे पास बहुत सारी जगह पे है। मजमूई तौर पे हमारे पास इतना कोयला है कि हम अपने कोयले से भी अपनी बिजली की जो जरूरियात है तकरीबन आधी पूरी। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं, आप ये फरमा रहे हैं कि उसमें भी 4-5 साल लगेंगे उसको निकालने में? जी, वो जो ये कोयला जो मैंने बताया था के अलावा ये तो इस वक्त ऑलरेडी माइन हो रहा है, निकल रहा है ना। अच्छा, ये निकल रहा है। हाँ, ये फौरी तौर पे रिलीफ दे सकता है, मतलब 1-1.5 साल में, अगर आज बॉयलर ठीक हो। जी, लेकिन ये है कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं ना कोयला, अफगानिस्तान से कोयला इंपोर्ट कर लें, ऐसी कौन सी बात है? जब तक आपका अपना कोयला नहीं निकलता, अपना कोयला जो निकल रहा है वो डाल लें, अगर वो कम है अफगानिस्तान से लेके डाल लें, वो मिक्स कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, ये तो होगी कोयले की बात। जी, कोयले में तो बड़ी आपने बता दी प्रॉब्लम्स भी हैं और प्रॉब्लम्स नहीं भी हैं, लेकिन आप ये सजेस्ट नहीं करेंगे हुकूमत को, बीइंग अ साइंटिस्ट, बीइंग एन इंजीनियर, के जो डैम है वो कितना क्रूशियल और किस जगहों पे डैम बनने चाहिए जिसकी वजह से बिजली जो है उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, लॉन्ग लास्टिंग हल निकाला जाए, परमानेंट? आप देखिए, हम हमेशा बड़े डैम्स का सोचते हैं। बड़े डैम्स हमारे जो हैं वो बनने लगते हैं तो तकरीबन 10 से 12 साल लगता है बनने में एक डैम। राइट। तो हमारे पास आप देखिए कि जो चीचों की मलिया की जो प्रोजेक्ट है 600-700 मेगावाट की प्रोजेक्ट है, एक नहर के ऊपर वो लग रहा है, नहर में गिर रहा है पानी, 15-20 फुट की हाइट ड्रॉप हो रही है, उसमें इतनी बिजली आप बना सकते हैं। और हमारे यहाँ तो बेतहाशा नहरी निजाम है जहाँ पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है, अगर हम सारा एक्सप्लॉइट करें तो बहुत शुक्रिया 20,000 मेगावाट तो नहरों से बिजली बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सबर साहब। सिचुएशन जो है आपने वो बड़ी ऑब्जेक्टिवली बताई, बड़ी अलार्मिंग है। जिन कोयला अगर हम यूज़ करें तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो बॉयलर्स हैं जिनसे कोयले को आप कोयला जिसमें डाल के बिजली प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं वो ख़राब है पाकिस्तान में, उस पर किसी हुकूमत तवज्जो नहीं दी, और उसमें कम अज़ कम आज शुरू किया जाए तो 2 से 2.5 साल उन बॉयलर्स को फिक्स करने में लगेंगे जिनमें कोयला डालकर आपने आगे बिजली प्रोड्यूस करनी है। डैम्स का उन्होंने बताया कि डैम जो है लॉन्ग लास्टिंग उसका हल है, लेकिन डैम जो है अगर आज बनाना शुरू करें 10 से 12 साल लगेगा डैम बनने में जिसकी वजह से बिजली प्रोड्यूस हो सके। तो पाकिस्तान में ये मसले मसाइल बिजली के बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, और लगता नहीं अभी कि कोई भी हुकूमत यहाँ पर आए तो इसको फौरी तौर पर ठीक कर सकेगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है अभी तक जो हमें टेक्निकल गुफ्तगू समझ आई है डॉक्टर समर मुबारक साहब की और दूसरे सोर्सेज से। हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनसे बात करेंगे मुल्की मामलात पे, और उसमें एनर्जी क्राइसिस सबसे अहम था इसलिए उस पर पहले बात की गई और बात जारी भी रहेगी। उस्मा बुखारी साहिबा, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट है, बहुत वार्म वेलकम आपको। आदम सवाती साहब जो हैं खैर पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक है और आप ऑब्वियसली PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पलवशा खान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बड़ा मेरा पर्टिनेंट सवाल है आपसे उस्मा साहिबा, जो नवाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज है जब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने, बल्कि उससे ही पहले, वो लगता है ये कि सर्कुलर डेट से लेके जो बैरूनी कर्जे हैं और ख़जाना, वो पिछली हुकूमत ने जो है वो बकौल PMLN वो इस हद तक छोड़ा ही नहीं कि आप पेट्रोल खरीद सकें, आप पैसे इन्वेस्ट लगा सकें उन चीज़ों पे जो बेसिक नेसेसिटी जैसे एनर्जी है।
तो क्या यही पार्टी में आपकी परसेप्शन है कि पिछली हुकूमत ने जो है वो खजाना निचोड़ दिया, बैरूनी कर्जे, अंदरूनी कर्जों का इतना बड़ा इस वक्त बोझ है कि आप तेल खरीदने के लिए भी फौरी तौर पर रिलीफ देने के लिए आवाम को जो है वो पैसे आपके पास नहीं है कि तेल खरीद के बिजली दे दें, 30% कम हो जाए लोड शेडिंग। जी शुक्रिया कामरान। बिल्कुल मैं समझती हूँ कि जो आपने अब इंट्रो में कहा है और जो डॉक्टर साहब ने अभी जो बात की वो तमाम रियलिटीज़ हैं। और आज इसहाक डार साहब ने भी गुफ्तगू की जो मीडिया के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि 14,000 अरब रुपए के करीब हमारे कर्जे पहुँच गए हैं और दिसंबर तक हमें बहुत सारी बैरूनी अदायगियाँ करनी हैं जो डॉलर में होंगी और यकीनन बहुत बड़ा बर्डन है इस हवाले से। और जहाँ तक लोड शेडिंग की बात है तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कामरान। हमारी इस वक्त पाकिस्तान में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 21,000 मेगावाट है और जब बहुत पीक सीजन होता है तब भी हम 18 से 19,000 के बीच में रहते हैं। सो बात यह है, जो अभी जो डॉक्टर साहब ने पॉइंट कहा, बेसिकली वो रीज़न है कि 60% से ज़्यादा जो पावर प्लांट्स हैं वो या तो अपनी मदद पूरी कर चुके हैं या वो इतनी बुरी हालत में है कि उनको रिपेयर की ज़रूरत है। 2-2.5 साल लगेंगे कम से कम। हमारी जो हम इस वक्त 2-3 बुनियादों पे काम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और ख़ास तौर पे इमरजेंसी की, जो पहले भी मियाँ साहब ने भी कहा कि हम एमरजेंसी की हालात में इस लोड शेडिंग पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पे जो कोयले पे जो उस दिन आपने जिसका रेफरेंस भी दिया, जो अभी एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई, उस पे यही तय किया गया कि जो फौरी तौर पर हल है वो ये है कि जो पावर प्लांट्स ख़राब हैं उनको यूज़ किया जाए, उनको ठीक करने की। खजाने की तो देखिए मैं समझती हूँ कि इसमें तो ये तो बच्चे को मालूम है। अगर पैसे होते और पावर कंपनियों को पैसे दिए जाते तो लोड शेडिंग आज 20 घंटे की नहीं होती मुल्क के अंदर। और इसमें जो अच्छी बात यह है कि अभी हमने गवर्नमेंट टेक ओवर भी नहीं की थी, अभी मियाँ साहब ने ओथ भी नहीं लिया था और बाहर से जो है एम्बेसडर्स ने मुख्तलिफ ने आकर हमें अपनी जो है वो असिस्टेंस जो है वो ऑफर की। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। ये क्रेडिबिलिटी ऑफ लीडरशिप, क्रेडिबिलिटी होगी, लेकिन प्रॉब्लम्स है। परवेश खान साहिबा, जब भी हम इस वक्त PMLN की क़यादत से बात करते हैं या जिस तरह के इस वक्त बुखारी साहब PMLN को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सरताज अजीज साहब भी बता चुके, 1400 अरब रुपए कर्जा भी बताया उस्मा साहिबा ने। तो पाकिस्तान की आवाम को मीडिया के जरिए और आम तासुर यही जा रहा है कि PMLN की क़यादत तो इसी एजेंडे पे आई है कि चीज़ों को ठीक किया जाए, लेकिन आप लोगों ने चीज़ों को बिगाड़ इतना दिया है, ख्वाह वो खजाना खाली करने का मामला हो, ख्वाह वो पैसों की हेर फेर का मामला हो, ख्वाह वो कर्जों का मामला हो, कि इनके लिए शायद बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगले कई साल उन चीज़ों को ठीक करना जो आप लोगों ने इनकम्पिटेंस की वजह से, करप्शन की वजह से तबाह बर्बाद की। क्या कहेंगे आप इस इल्ज़ाम पे और इस परसेप्शन को? हाउ वुड यू एड्रेस इट? देखिए कामरान, मैं समझती हूँ इल्ज़ामात का जवाब मेरा देने का वक्त नहीं है, इनको अब देना है, इनकी जमात को, क्योंकि वो एक सादा अक्सरियत के साथ हैवी मैंडेट के साथ इस वक्त ऐवान में बैठे हैं और उनके पास ऐसा कोई मेरे ख्याल में अब उज़्र नहीं है कि वो इस पर इस किस्म की बातें अगर आपने कबूल करनी है तो ठीक है। फिर अगर हम पीछे चले जाएं तो अगर हम भी यही कहते थे कि मुशर्रफ ने हमें मुल्क एक टूटी फूटी हालत में दिया है तो फिर वो भी आपको कबूल करना चाहिए था। और उससे पीछे चले जाएं तो जब मियाँ साहब की हुकूमत को मुशर्रफ ने निकाला था तब भी वो यही कहते थे ख़जाना खाली है, करप्शन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लिहाजा पिछले इलेक्शंस और इस इलेक्शन में फ़र्क ये था कि पिछले इलेक्शंस इस कदर मीडिया पे जो है वो छाए नहीं हुए थे और इस तरह से उस वक़्त वाइब्रेंट मीडिया नहीं था कि हर लीडर के मुंह की निकली हुई हर बात और हर लफ्ज़ को लोगों ने अपने दिल पर लिख लिया है। अब जाहिर है, मैं समझती हूँ कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है मियाँ साहब की और PMLN एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें दो राय नहीं है। और पंजाब में एक बहुत भारी अक्सरियत से आई है, उनके पास पहले से एक्सपर्ट्स हैं और ख़ुद उनके अपने मतलब पार्टी के लीडर्स के बयानात हैं कि हम लोग इसको स्टडी कर रहे थे। तो जाहिर है ये ऐसी, अगर मैं आपकी बात भी मान लूँ कि ऐसी सिचुएशन थी तो ये सब कुछ जानते बूझते ये चैलेंज उन्होंने लेना मुनासिब समझा। और इलेक्शन से कुछ दिन पहले उन्होंने खुद इस बात का इजहार किया, एक मिनट मुझे खत्म कर लेने दें, ख्वाहिश की कि मुझे ऐसी अक्सरियत दी जाए कि मुझे फिर किसी से मदद की जरूरत ना हो, तो फिर उसी हिसाब से सादा अक्सरियत भी उन्हें हासिल ठीक है। ये आप ठीक कह रही हैं, अगर आप ये मानते हैं तो फिर आप हमारी भी माने और फिर मुशर्रफ साहब की बात भी फिर ठीक आपकी बात मान रहे हैं जनाब, उज़र आप पेश नहीं कर सकते जी, मैं उज़र पेश नहीं कर सकता, हम पेश कर ही नहीं रहे। देखिए, और हमने मियाँ साहब ने ये कैटेगोरिकली कहा कि ये चैलेंज है जिसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देखिए, मुल्क हमारा है, इसको ठीक करने की कोशिश भी हमें ही करनी है, बाहर से आके कोई नहीं कर सकता। और उज़र पेश करने की बात नहीं है, कुछ रियलिटीज हैं जो हमें लोगों को बतानी है, जो लोगों को पता होना चाहिए। और ये हम नहीं कह रहे, पीपल्स पार्टी के अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स निकाल के देख लीजिए कि वो खजाने के बारे में क्या कहते रहे। और पावर कंपनियां जो हैं वो सिर्फ इसलिए बिजली नहीं बना सकी बिकॉज उनको पैसे, तेल और गैस के लिए उनको पैसे ही नहीं मिलते रहे। सो हम कोशिश ये कर रहे हैं कामरान, सबसे पहली कोशिश ये है
कि फाइनेंस जो है उसको मैनेज करके कम से कम जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसके मुताबिक बिजली बनानी शुरू की जाए। और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, को भी लेना बीच में, फिर मैं सिर्फ एक लाइन कंप्लीट कर दूं कि नंदीपुर की जो चुचू मिलिया की जो बात की थी, वो पिछले 3 साल से वो कराची पोर्ट पे पड़ा रहा वो प्लांट, उसको सॉवरेन गारंटी नहीं मिली पाकिस्तान में इंस्टॉल करने के लिए जो हमें फेडरल गवर्नमेंट ने दे रही थी। सो वो भी हम इंशाल्लाह बिल्कुल करने जा रहे हैं और उसके अंदर वो 8 से 9 महीने के अंदर परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि लोग पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस भूल गए, ये ना कि उनको उनकी परफॉर्मेंस लगनी शुरू हो जाए। लेकिन आजम साहब की बातों से ज्यादा हम काम करके आजम साहब सवाल तो मैंने आपसे करना था अभी एनर्जी के ऊपर खैर पख्तूनख्वा में, लेकिन मैं क्या करूं कि मेरे सामने जो है ना वो आपके पार्टी के मामला ज़्यादा डोमिनेटिंग, अगर आपकी इजाज़त हो तो पूछ लूं। इमरान खान साहब के मुतालिक परसेप्शन, आपकी पार्टी के मुतालिक परसेप्शन ये उभर रहा है कि इमरान खान साहब बीमार क्या हुए, आपकी पार्टी जो उसको समझ नहीं आ रही करना किस तरह है, बिहेव किस तरह करना है। जावेद हाशमी साहब जो है बीइंग ऑपोजिशन लीडर जो है वो आज भी नवाज शरीफ साहब को ओपनिंग स्पीच में अपना कायद बता रहे हैं बजाय इसके कि इमरान खान को अपना कायद बताएं। मुझे तो कोई जाती एतराज नहीं है, वो जिसको चाहे कायद बनाए, लेकिन जी मेरी यार सुन लें एक तो इसको एड्रेस कर दीजिए, दूसरा आपकी फौजिया कसूरी साहिबा जो दंदनाते हुए आप पे इल्जाम लगा रही है पूरी पार्टी के ऊपर कि मैरिट की धज्जियां बिखेर दी हैं, लोगों को पता नहीं किस तरह आगे आने दिया है। तो इमरान खान साहब के बिस्तर पे लेटने की वजह सारा कुछ हुआ या पार्टी में वैसे ही टूट फूट शुरू हो चुकी हुई है या वैसी परसेप्शन है मीडिया की? जी कामरान साहब, सबसे पहले जो आप बिजली के बहरान के बारे में बात कर रहे थे, मैं समझता हूं कि मैं भी अपनी इनपुट जो है उसमें दे दूं। मैं पूरी लूंगा आपसे, इसका जवाब दे दें, पूरी लूंगा उसकी इनपुट, अगर ये बता दें लोग जानना चाह रहे हैं। मैं इंशाल्लाह ताला उस पे आता हूं। अच्छा चलें। समर मुबारक साहब ने भी जो कहा, मेरी बहनों ने जो कहा, हकायक अपनी जगह पे हैं कि इस वक्त माशी तौर पर जो है मुल्क दिवालिया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं समझता हूँ कि अमन लाने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज है वो बिजली का बहरान है, एनर्जी का है, उसी से आपकी मईशत का पहिया चलता है। और मुझे यकीन है कि ये हुकूमत, क्योंकि इमरान खान ने पहली बात ये कही है कि हुकूमत के मुस्बत इक़दाम के लिए हमें कतन इन पर तनकीद नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि मुआवनत करके जिस तरीके से KPA की हुकूमत में सबसे बड़ी बात यह है कि हमने छोटे छोटे जो इमीडिएटली हम हाइडल मिनी हाइडल लगा सकते हैं, ये इंशाल्लाह ताला इस पर काम अभी जल्दी शुरू होने वाला है। कुछ चीज़ें पाइपलाइन के अंदर हैं, उसको हम मुकम्मल करने वाले हैं। रिश्वत का इंशाल्लाह ताला नाम निशान नहीं होगा। इमरान खान की जहाँ तक सेहत है उसके बारे में मैं आपको ये इतला दूँ कि इंशाल्लाह ताला 13 या 14 तारीख को इस्लामाबाद में यहाँ पे अपने घर पे आ जाएंगे, क्योंकि अंडर ट्रीटमेंट हैं, थेरेपी जो है बाकायदा तौर पे उनकी हो रही है। लेकिन जो पार्टी की बात कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, पार्टी अपनी जगह पर जो गो के एक गैर मुतनाज़े नताइज के बावजूद हमने आपके अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए, मुल्क को आगे ले जाने के लिए हमने इसको कबूल किया है। इंशाल्लाह ताला हमारी माविनत सर मुतनाज़ा के गैर मुतनाज़ा नताइज आपके नज़दीक? नहीं, मुतनाज़ा नताइज मैंने कहा है कि उसको इन्वर्टेड कॉमा में मुतनाज़ा नताइज को कबूल करते हुए, ठीक है, कबूल करते हुए हमने आगे बढ़ने की कोशिश करना है। और हमने इंशाल्लाह ताला। अच्छा आजम सवादी साहब, मैं जा तो ब्रेक में रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल आपको तिश्तरी की रहेगी। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप मुल्की मामलात पे फोकस किस तरह होगा? अभी तो पार्टी के अंदर मामलात लग ऐसे रहा है कि इमरान साहब की एब्सेंस में बड़े बिखरे हुए हैं, अभी तक कैबिनेट नहीं आ सकी खैर पख्तूनख्वा की, जबकि मियां साहब ने जो है मेरा ये ख्याल है कि इसका जवाब मैं दे दूं कि इंशाल्लाह ताला आज रात को नहीं तो कल जो है इंशाल्लाह ताला हमारी कैबिनेट बन जाएगी। इस वक्त भी मीटिंग जो है सिलसिले में जारी है। ज़ाहिर है कि हमारी एक मखलूत हुकूमत है जिसमें जमात इस्लामी और शरपाव साहब को जो है हमने ठीक है अपने साथ जो है लेके चलना है। कसूरी साहिबा की बात की, इंशाल्लाह ताला जल्द ही हमारी पार्टी में आप खुशखबरी सुनेंगे। कसूरी साहिबा जो है कहीं जाएंगी, हमारा एसेट है। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह ताला हमारी पार्टी के साथ रहेंगी। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी की है, 16-17 साल का साथ हमारा दिया है। ठीक है, मेरा रिश्ता जो है ब्रेक पे जाऊंगा मैं, भाई और बहन ये बाकी का रिश्ता मैं बाद में हम इवेल्यूएट करेंगे। और भी बड़े मामलात हैं व्यूअर्स, पाकिस्तान के मसाइल है, बजट आने वाला है, इसमें बात करेंगे। इमरान खान साहब बजट सेशन में आएंगे कि नहीं? आज उन्होंने कहा है कि वो सियासी धमाका करेंगे, धुआंधार स्पीच करेंगे बजट सेशन में आके। स्वाति साहब भी कंफर्म कर सकते हैं कि वो इस सेशन में आ सकेंगे कि नहीं, जो मिड ऑफ जून में हो रहा है बजट का। इन तमाम चीज़ों पे, ड्रोन्स पे और दूसरे चैलेंजेस पे बात करेंगे इस प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम बहुत बहुत वेलकम। वज़ारत उज़्मा सवाली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, और उसके बाद जो ऑब्वियसली वो ड्रोन जिसमें पाकिस्तान का इख्तियार तो खैर नहीं है, अमेरिका इसको कमांड कर रहा था, वो भी गिर गया।
पलवशा साहिबा, आप तो नहीं मेरा ख्याल से PMLN वालों को कहेंगी कि ड्रोन्स क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी। जी स्वाति साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब मैं अगर जवाब दे दूं आपको कि इमरान खान साहब आज भी लाहौर में जी जिस हालत के अंदर हैं, पूरी तरह दस्तरस रखते हैं अपने मुल्क के हालात, अपने मुल्क के सियासी हालात, आने वाले जो फैसले होंगे उन पर पूरी नज़र रखे हुए हैं और डे टू डे बेसिस पे जो है बाकायदा तौर पे अपना काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल में कि दिन को तकरीबन 6 से 7 घंटे जो है उनकी तो पार्लियामेंट में कब तक आएंगे वो? इलाके के जो लोग हैं बजट में आएंगे, बजट सेशन 13 या 14 तारीख को इस्लामाबाद आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसे उनको थोड़ी बहुत भी डॉक्टर जो है इजाज़त देंगे, मेरा ख्याल है कि बजट के इजलास में उनका आना इंतहाई ज़रूरी होगा। वो व्हील चेयर के ऊपर आएँ, जिस सूरत के अंदर आएँ। आपको पता है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी, मुल्क के हालात भी ऐसे हैं। बजट फिर इतना ज़रूरी हमारे लिए इजलास है कि जिसमें मेरा ख्याल में आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो इंतहाई ज़रूरी है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला आएंगे। ठीक है, ये तो आपका जवाब आ गया। बड़ी हौसला अफजा बात है, वो रिकवर कर रहे हैं और उनको आना चाहिए। बहुत से लोग उनको अपोजिशन के तौर पे देखना चाहते हैं और उनको उन्होंने जो बातें की उसके मुतालिक किस तरह अकाउंट करें हुकूमत को। पलवशा खान साहिबा, मैं सवाल आपसे कर रहा था कि ऑब्वियसली हुकूमत आने के बाद भी ड्रोन गिर गया, तो मैं ये कह रहा था कि लोगों की परसेप्शन है कि पीपल्स पार्टी की जो अपोजिशन है वो तो सवाल नहीं करेगी ना ड्रोन पे, क्योंकि आप भी नहीं रोक सके थे ड्रोन, तो ये भी नहीं रोक सकते, या आप सवाल उठाएंगे इस पे? कामरान, वैसे मैं आपको क्या कहूँ कि आप किसके सबका सवाल करें। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सवाल नहीं करेगी। मैं समझती हूँ लोग सवाल करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि आज़म सवाती साहब ने कहा कि उनको दस्तरस है। तो आपको भी याद है, पूरे पाकिस्तान को याद है कि 2-3 बातें इमरान खान साहब ने बहुत कैटेगोरिक की थी। एक कि ड्रोन्स को मार गिराया जाए। अगर वो नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रोविंशियल हुकूमत नहीं, मैं PMLN से कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ आप PMLN, मैं PMLN की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बात तो करने देना। PMLN से तो देखें, आप मुझे बात करने देना। मैं बात करना चाह रही हूँ, मैं इनपुट देना चाह रही हूँ। तो अब ये मसला है कि नेटो सप्लाईज पे इनका बड़ा अच्छा एक मौकफ था कि हम उसको रोकेंगे। तो अब तो ये वहां है उस सूबे में, तो अब इनको चाहिए कि नेटो सप्लाईज को न जाने दें। जहां तक आपने हमें कहा, अब आप खुद ईमान से अपनी बात करें कि ये एनर्जी कॉन्फ्रेंसेस पहले भी होती थी कामरान। एनर्जी कॉन्फ्रेंस अब भी सबसे पहला कदम किया गया, एनर्जी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। पहले भी ड्रोन्स पे कंडेमनेशन होती थी, अभी भी इनके स्पीकर के पास एक वो जमा हुई है करारदाद। लिहाजा अब काम करने का वक्त है। चले हम तो चाहे ना भी कहें या जो भी कहें, आप इनसे पूछें कि ये नेटो को सप्लाई लाइन को किस दिन ब्लॉक करें, ताकि हम भी इनके साथ मतलब शाना बशाना उस दिन खड़े हों वहां। हम भी चाहते हैं कि ये ब्लॉक करें तो हमारी पार्टी भी आएगी उनके साथ हाथ मिलाने को। लेकिन ये किस दिन शुरुआत कर रहे हैं और किस दिन ड्रोन्स पर जो मियां साहब का भी एक बड़ा अच्छा मौकफ था, उस पर भी मैं समझती हूँ, मियां साहब को मैं दिल से बड़ी इज्जत करती हूँ। ही इज अ वेरी, मैं समझती हूँ एक कौमी असासा है, लेकिन उनका भी कैटेगोरिकल मौकफ था ड्रोन्स पे। वो क्या करने लगे हैं? क्या वो भी सिर्फ बातें करेंगे? तो फिर जब ये 2 जवाब आपको मिल जाए ना, उसके बाद आप मुझसे सवाल चले जी। मैं ये आपने मामले खत्म कर दिया। मैं पहले आज़म स्वाति साहब से पूछ लूं। स्वाति साहब, ट्रक तो आपने निकालने, वहां से कराची से चलेगा ट्रक और आपने रोक लेना पेशावर में आते आते, उसको काबुल नहीं जाने देना आपने, वादे में कायम रहे। हाँ जी, देखिए हमने ये बात बड़ी संजीदगी से करनी है जी। और आपको ये मालूम है कि जो भी कंट्रोल है आपके सप्लाई लाइन का, वो सारा वफाक के पास है। हम कतन ये नहीं कहते कि हम नहीं करेंगे जी। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि हम ड्रोन्स के मतलब जो है, चूँकि नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं, हमारा तो पार्टी का बुनियादी मौक़िफ़ ये है कि इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा नहीं है, किसी और मुल्क को फायदा नहीं है। स्वाति साहब, मेरी एक अर्ज़ सुन लें। इससे हमारी मैशत, हमारी माशरत तबाह हो रही है। जी जी, हमारी जब माशरत इससे तबाह हो रही है, हमारा रहन सहन तबाह हो रहा है, इस बात से सारे लोग एग्री करेंगे। हमारे मासूम लोग मारे जा रहे हैं। पलवशा साहिबा का पॉइंट बड़ा पर्टिनेंट है और जो बड़ा वैलिड पॉइंट है, उन्होंने ये उठाया कि जी ये तो सारे लोग ही कहते हैं ड्रोन नहीं चाहिए, कोई हुकूमत पाकिस्तान की नहीं बर्दाश्त करेगी कि उनके अपने शहरी मरे, कोलेटरल डैमेज हो, इतनी नफरत पाई जाती है। सवाल उसकी मोरालिटी पे नहीं हो रहा, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, उसमें आप और मैं एक जैसे हैं। पलवशा साहिबा भी बात ये हो रही है आज़म स्वाति साहब कि आपके जब वज़ीर आला खड़े होकर ये कहते हैं कि जी ड्रोन गिर गया और आज अगर हुकूमत होती PTI की फेडरल में, ये ड्रोन ना गिरता, तो इसका मतलब ये है कि आप तो इस हद तक जाने को तैयार हैं कि आप कह रहे हैं कि ड्रोन को मार गिराया जाए तो फिर ट्रक तो रोक सकते हैं ना आप, जो पॉइंट उठाया पलवशा ने। हमारे पास इसके अलावा
जी। हमारे पास बिल्कुल कैटेगोरिकली इसका जवाब जो है बड़ी संजीदगी से मैं दे रहा हूं, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम हर वो रास्ता तलाश करेंगे जिससे हम ड्रोन को रोक सकें, जिससे मासूम लोगों की जानें जो ज़ाया हो रही हैं। हमारा मुल्क जो है आज नेटो का जिस दिगर से चल रहा है, हर रास्ता हम इख्तियार करेंगे। हमें काबीना बनने दें, इंशाल्लाह ताला जो हम हर रास्ता तैयार करेंगे। हम वफाक से इस पे बात करेंगे, हम अस्करी कुव्वत से बात करेंगे, और हर वो रास्ता जवाब आ गया न सिर्फ बताएंगे बल्कि उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह ताला। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन कामरान इसलिए भी है कि आपने भी ये वादा किया था ड्रोन का। जी मैं आ रही हूँ। हमने देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि इस वक्त कोई भी पार्टी अपने आप को बरी जुमा नहीं कह सकेगी। पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में गवर्नमेंट में है, जहां से काफिले चलेंगे, और वो केपीके तक आएंगे जहां पीटीआई गवर्नमेंट में है। सो इसलिए ये कोई भी बरी जुमा नहीं हो सकता। इस हैविंग सेड दैट देखिए आज भी जो ड्रोन हमले के ऊपर आप मालूम होगा कि आज हमने अपने अमेरिकन जो काउंसलर हैं उनको बुलाया है, वजारत खारजा के अंदर उनकी तलबी हुई है, और तलबी के ऊपर उनको रिटर्न भी और उस तरह भी उनके पास एहतजाज भी किया गया, जो एक सफाती तरीकाकार है नंबर 1। उसके बाद जो हमने कहा, हम आज भी उस पर कायम हैं कि ड्रोन्स के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर एक पॉलिसी बनाई जाएगी। ये उसके अंदर फौज भी एक इदारा होगा। मेरा आपसे एक बड़ा सवाल है इंपॉर्टेंट। देखिए, जिस समय पलवैया साहब ने सवाल किया, उसने आपसे सवाल है। अब आपको रियलाइज हो रहा है कि जब आप पावर में नहीं थे फेडरल में, तब आप बड़े इजीली कहते थे, मुतफिका करारदादें भी आप लोगों ने पास करा दी पार्लियामेंट से, ड्रोन को गिरा दें, ड्रोन को रोक दें, पीपल्स पार्टी पे आप जिम्मेदारी फिक्स करते थे। अब आपको एहसास हो रहा है जब आप खुद गवर्नमेंट में आए कि ये तो बड़ा आसान है, जो आप जो काम करें तो पीपल्स पार्टी भी करती है, दफ्तर खारजा को बुला लिया, उन्हें कंडेम कर लिया, उनसे जो है अपॉलॉजी ले ली, ये सब कुछ होता रहा है। आर्मी चीफ ब्रीफिंग देते रहे पार्लियामेंट में आके, लेकिन उन्होंने कहा ड्रोन्स गिर नहीं सकते, गिरेंगे तो आप बताएं। लेकिन अब आपको एहसास हो रहा है कितना मुश्किल है किसी फेडरल गवर्नमेंट के लिए पहले भी एहसास था। देखिए पहले भी एहसास था, और पीएमएलएन की कैटेगोरिक स्टांस रहा इस हवाले से। हमने ये नहीं कहा कि हमेशा गिरा दें, ये गिराना तो रोकने की बात हो रही है ना। यकीनन हमने कहा कि जो भी तरीकाकार है उनके जरिए ड्रोन्स को रुकना चाहिए। ड्रोन्स जो है वो हमारे मुल्क की सलामती के खिलाफ हैं। और देखिए, अब मैं नहीं जाना चाहती थी उस बात के अंदर, लेकिन आप शायद मुझे उस टाइप ले जाना चाहते हैं। जो विकीलीक्स ने कहा वो भी सबके सामने है कि जो विकीलीक्स में आया कि ये तय हुआ था कि हम कहते रहेंगे और आप जो अपना काम करते रहे। सो मैं किसी का नाम नहीं ले रही। सो इसलिए हम देखिए, जब नई गवर्नमेंट्स आती हैं कामरान, तो नए तरीके से फाती ताल्लुकात शुरू होते हैं, नए तरीके से पॉलिसीज बनती हैं, नए तरीके से लाइनअप सामने आती हैं। सो वो यकीनन की जाएंगी, और हम पहले अपना तरीकाकार बिल्कुल बनाएंगे। 2-3 वो चीजें बनेंगी। आपका दिल बचल रहा कमेंट करने को, दोनों की बात सुनकर, लेकिन मेरा एक पर्टिनेंट सवाल है, वो भी सुन लीजिए। जिम्मेदारी जो है वो कहते हैं कि जो नीयत है ना, नीयत का फर्क है। उन्होंने विकीलीक्स का रेफरेंस दिया, उसमें जरदारी साहब का जो रेफरेंस है कि जिसमें उन्होंने कहा कि कोलैटरल डैमेज होता रहे, हमें से कोई गर्ज नहीं, आप ड्रोन चलाते रहे। तो आप लोगों की नीयत ठीक नहीं थी, इस लीडरशिप की नीयत ठीक है, कैपेसिटी है या नहीं है, ये तो बात की बात। दूसरा, आप पे भी जिम्मेदारी है, अब आप अपना इमेज ठीक करें ड्रोन्स के हवाले से। कराची से जो नेटो का ट्रक चल रहा है वो आप केपी की पहुंचने ना, नौबत ही नहीं आएगी कि पीटीआई वाले उसको आगे गुजार दें। युज़मा साहिबा कह रही हैं जी। अरे भाई, हमने तो नहीं कहा था कि हम नेटो सप्लाई लाइंस को रोकेंगे हर ड्रोन अटैक के बाद। ये पीटीआई की स्टेटमेंट थी। हमने अमलन नेटो सप्लाई लाइन को रोक कर दिखाया जब उन्होंने सलाला पे अटैक किया, और उसके बाद माफी भी आई। जहां तक आपने कहा ये सब कुछ होता रहा पास्ट में, ये जाके बुला लेना सफारतकारों को, ये तो एक आम से तरीके। वो आते हैं, चाय पीते हैं। मैं खुद फॉरेन मिनिस्ट्री में रही, मुझे पता है उसमें क्या होता है। देयर इज नथिंग। बात यह है, जहां तक आपने कहा विकीलीक्स, मैं ये कमेंट इसलिए नहीं करना चाहती, उस्मा मेरी कॉलीग रही है, मैं इनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन ये भी 5 साल उस हुकूमत के साथ रही जो ड्रोन गिरवा रही थी अपनी हुकूमत अपने लोगों पर, और जो खजाना खाली कर रही थी। तो असूली तौर पर तो इन्हें 5 साल पहले जब इन्हें एहसास हुआ तो उसी वक्त अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन ये भी 3 महीने पहले ही गई हुकूमत के खात्मे से। लिहाजा उस वक्त अगर ये इल्जाम लगाती तो पर्टिनेंट होता। लेकिन बात यह है कि अब ये बातें करना जो है ना, ये अब इसके लिए इट्स टू लेट। जो बातें अवाम के सामने बार बार एक बहुत बड़ी मीडिया कैंपेन हर पॉलिटिकल पार्टी ने चलाई, और उसमें बार बार कुछ अल्फाज कहे गए। उस वक्त ये क्यों नहीं कहा गया कि ये एनर्जी क्राइसिस नहीं खत्म हो सकता ओवरनाइट? उस वक्त तो ये नहीं कहा गया। उस वक्त लोगों को क्यों ये नहीं कहा गया कि ये, आज मैं ख्वाजा आसिफ साहब की भी एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी कि ये तो 15 साल का मसला है, ये तो रातों रात खत्म नहीं हो सकता। लिहाजा ये सब बातें पहले बतानी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, अगर ये अपनी इलेक्ट्रेट को इस पर कन्विंस कर सकते हैं कि अब वो अगले 5 साल या जितने भी साल इनको चाहिए वो उस पर लगाएं,
तो ठीक है, ये तो इनके ठीक है, इलेक्टेड मुझे कमांड है ब्रेक जिन्होंने में वोट दिए और हमारा हाँ, मांग नहीं है। मुझे बिकॉज पैसा खाली हो रहा था, आप नहीं पीपल्स वो पार्टी बाद के में साथ थी, वो ड्रोन बाद में गिरा रही थी क्योंकि आप साथ नहीं वो थी। बाद में पलवशा ने चूंकि जाती मेरे बारे में बात की है, मैं नहीं चाहती और मैं समझती थी कि मैनर्स भी यही हैं कि जाती गुफ्तगू ना की जाए बिकॉज हम पॉलिटिकल फोरम पे बैठे नहीं, मैंने जाती नहीं लेकिन की आपके बारे में, मैंने तो जो कहा है, मैं जो आपने आपकी- कहा आप सुन मैंने लीजिए ना, अब जाती आप नहीं मेरी की, आपने कहा अब आप मेरी खजाना खाली हाँ हो गया, मेरी भी वो गुफ्तगू भी सुन political लीजिए, statement है। मैं मेरी आपने गुफ्तगू कहा कि WikiLeaks आप वो भी पलवशा मैंने आपकी political बात सुन ली statement ना, है, तो अब मैंने आपकी बात सुन ली, अब आप मेरी भी गुजारिश ये है कि मेरी बता बात भी दीजिए। सुनिए। जी। मैं जहां तक मेरी बात जात का ताल्लुक है, मैं जब भी हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग्स होती रही, वो खा गिलानी साहब के साथ होती हूँ, वो या प्रेसिडेंट साहब के साथ होती हूँ, मैं हमेशा कहती रही हम डिलीवर नहीं कर रहे और लोगों को हम कुछ नहीं दे रहे। बीबी ने सिखाया था कि सियासत जो है वो खिदमत के साथ होती है, सियासत का दूसरा नाम सर्विस होता है, हम वो नहीं कर रहे। हमें कहा गया आखिरी साल जो है वो डिलीवरेंस का साल होगा। मेरे लिए आसान नहीं था ये फैसला करना, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचने के बाद कि पीपल्स पार्टी की, अब मैं नहीं कहना चाहती थी लेकिन मुझसे कहलवाया जा रहा है तो मुझे कहने पे मैं मजबूर हूं कि पीपल्स पार्टी की जो अब की लीडरशिप है उसके पास ना एबिलिटी है, ना उसके पास गट्स है, ना उनकी इंटेंशन है मसाइल को ठीक करने में। जहां तक कि लोड शेडिंग की बात है, हम 5 साल बाद ये नहीं कहेंगे जो आज ये कह रही हैं। हमने देखिए, हम इसीलिए जो दूध का जला छाछ भी फूक ठीक है। पीता है, जो कुछ कहा गया, जिस तरह लोगों की एक तवक्कुआत बनाई गई 1 साल बाद 2009 में हो जाएगा, 11 में हो जाएगा, हम वो नहीं कहना चाहते, लेकिन हम करके दिखाएंगे और आपको ठीक है। ये पर रिजल्ट्स साहब नजर तो बड़ी आएंगे, इन्होंने फिर उसके बाद बात करेंगे कह हम। दी, उन्होंने कहा जी आपकी लीडरशिप को बताते ही रहते कि मुल्क लूट रहा है, अंधेरे आ रहे हैं और आप लोग कुछ किया ही नहीं। तो ठीक है, फिर ये तो इनका मौकफ 5 साल बताते ही रहिए। चले जी, अगर इन्हें लगता है कि ये लीडरशिप कॉम्पिटेंट है जहाँ ये जी, है आजम तो साहब, मैं आ उनकी रहा हूं। मर्जी है। वो हम तो सिर्फ चाहते मैं हैं नहीं कि कह कोई रही, भी आए और सिर्फ अब मैं करके नहीं कह रही, दिखाए। इलेक्टोरेट ने कहा, अब तो ठीक है। करके वोट दे के दिखा दिया लोगों ठीक ने। है, ब्रेक पे जाऊंगा मैं। लीडरशिप कह रही हूं, वही उन्होंने कहा, लीडरशिप ब्रेक पे जाऊंगा, ब्रेक से वापस आएंगे, आजम साहब को भी लेंगे जी ऑन बोर्ड और आजम साहब से पूछेंगे कि इमरान खान साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे इलेक्शन से पहले और पंजाब की वजारत आला को ये कहा था कि जी जरदारी साहब का मसला नहीं है, बिजली बनाना 2010 के बाद आपका मसला है। तो अब मैं उनसे कहता हूँ, आजम स्वाति साहब से, वो है भी खैर मखतून के, कि अब ये आपका मसला है, नवाज शरीफ साहब का मसला नहीं है बिजली पैदा करना, इस पर आपको काउंट करें, कब तक बिजली दे रहे हैं। खैर मखतून के लोगों को इनसे पूछते हैं वापस आके ब्रेक से। प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। बड़ा अरसा हो गया है मुझे प्रोग्राम्स करते हुए, लेकिन उससे ज़्यादा अरसा हो गया मुझे दुनिया की मीडिया को देखते हुए। बेसिकली बात ये होती है कि हमें पॉलिसीज़ पे बात करनी चाहिए और पास्ट को एक साइड रखना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है कि अदलिया से लेके जर्नलों से लेके पॉलिटिशियन से लेके सहाफ़ियों तक सबके पास इतने गंदे हैं बेशतर लोगों के कि पास्ट पे कहीं ना कहीं बात आ जाती है, तो बात कहीं से कहीं चली जाती है और इश्यूज़ बीच में रह जाते हैं। जैसे आजम स्वाति साहब और मेरी बातचीत जो है वो बीच में रह गई और हमारी जो 2 खवातीन हैं उनके बीच में हम फंस के रहेगा। आजम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके साथ हक तलफी हुई है, मेरे साथ भी हुई, आपके साथ भी हुई है। बिजली कब प्रोड्यूस कर रहे हैं? इमरान साहब दावे करते थे कि सूबाई सब्जेक्ट है, कब बिजली देंगे? सर जी 2 सवाल आपने किए, एक बिजली से मुतल्लिक था, एक ड्रोन से मुतल्लिक था। जी, जैसे इमरान खान साहब जो है रूबसेहत होकर बाहर आते हैं इंशाल्लाह ताला बेड से, सबसे पहले एक कंसाइज मेटिकुलस इंशाल्लाह ताला पॉलिसी पर अमल दरामद करने के लिए हम वफाकी हुकूमत के साथ होंगे। इसमें किसी मुसलहत का शिकार नहीं है कि हम किसी सूरत में ठीक है अपनी सॉवरेंटी को बचाने के लिए, अपने लोगों को इस आजाब से छुड़ाने के लिए हम कतन ड्रोन की इजाजत नहीं ठीक है सर, बिजली पे आ जाए। इसके लिए अगर हमें इसके लिए अगर हमें खुद इनफरादी तौर पर भी कोई अमल करना पड़ा तो इंशाल्लाह ताला आप अच्छा, देखेंगे नहीं वो कि इनफरादी बहुत अमल जल्द क्या हो करेंगे। सकता है स्वाति साहब? बिजली से मतलब इंशाल्लाह ताला देखेंगे सर। अच्छा, हम देखेंगे। ठीक बिजली से मतलब जो आपने कहा है, ठीक। इस वक्त हमारे पास जो इनिशियल मीटिंग्स हुई हैं उसमें फौरी तौर पर हम तकरीबन अपने मामलात को देखते हुए, अपने अखराजात को कम करते हुए, देखें हमने न सिर्फ एक सिंबलिज्म जो है क्रिएट किया है बल्कि उसकी शुरुआत की और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमें बड़ा मुस्बत जवाब जो है उसकी पैरवी का वफाक से भी और पंजाब से भी जो है मिल रहा है। सिंध की मैं बात इसलिए नहीं करता कि वह एक रवायती हुकूमत है। जब तक हम अपने आमदनी के ज़राए को बढ़ाएंगे नहीं, अपने ज़ाती अखराजात और गैर ज़रूरी अखराजात को कम नहीं करेंगे, ये हमारे सर्वाइवल की जंग है और सर्वाइवल की जंग में इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे। जहां तक बिजली का तल्लुक है, आप हैरान होंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन हम लेके आए। हम ज़बानी बात नहीं कर सकते, न दुनिया हमको इस बात की इजाजत देती है। मैं एक बात जरूर करता हूं इस वक्त कि नाउ और नेवर, सारी दुनिया हमसे ये उम्मीद लगाए बैठी है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन होगा और इंशाल्लाह ताला हम अपने अवाम को सस्ती हाइडल की बिजली जो है इंशाल्लाह ताला मुहैया करेंगे इंतहाई जल्दी। आप में अच्छा, आप लोग जितने भी अपोजिशन में इस वक्त आए हैं वो सब के सब जो है वो पिछली हुकूमत को जो है वो ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन आप में से किसी ने अभी तक इखलाकी तौर पे भी इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया सदर जरदारी साहब के।
मतलब अगर आप रियल ऑपोजिशन है, आप लोगों ने इखलाकी तौर पे भी उनके इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया, हालांकि आप सारी बुराइयों के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को समझ रहे हैं इसके बावजूद, और करेंगे भी नहीं। आई थिंक मैं समझता हूं कि अगर बिजली जो है उनके इस्तीफे से आती है तो सबसे पहले जो है हम इस्तीफे का जो है मुतालबा करते हैं। ठीक है, समझता हूं कि जो ठीक है, उस साहब आपने भी नहीं किया, मसला मुझे पेश किया वो ये है जी, ठीक है, कि बिजली के हल के बहरान के लिए मैं दोबारा आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन आएगा और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अमली तौर पर काम करके। जितना हमारे लिए सर ये आ गया पॉइंट आपका, आंख चुराने की बात नहीं है, हमने अमली तौर पर जो है इंशाल्लाह ताला को डिलीवर करना। जितनी इलेक्शन कैंपेन में जरदारी साहब मलबा डाला गया है सारी जिम्मेदारियों का, ख्वाह उसकी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर बनती हो लेकिन डाली जरदारी साहब पे गई, तो बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस्मा साहिबा के जब आप इलेक्शन जीत जाएंगे और अगर आप जीत गए, जितनी कन्वीनियंट विक्ट्री साहब लोग जीते, तो आप प्रेजेंट जरदारी से मुतालबा करना चाहिए आपको इस्तीफे का। जब सारी बुराइयों का मुंबई वो है बकौल PMLN, तो मुतालबा क्यों नहीं कर रहे आप लोग? देखिए कामरान, अगर तो मेरी जाती राय पूछी जाए तो शायद मेरी जाती राय यही होती तो मुतालबा करती हैं जो बिल्कुल, लेकिन और खुद ही मेरा ख्याल है उनको खुद कर लेना चाहिए, सियासी राय है खुद, ये मेरी अपनी जाती सियासी राय है। लेकिन जहां तक पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो ये है कि एक तो 2 माह रह गए हैं सिर्फ उनके उस मियाद के अंदर, और हम डेमोक्रेसी की अच्छी नॉर्म्स चाहते हैं मुल्क के अंदर। और आप ये भी याद रखिए इलेक्शन कैंपेन में जहां आपने ये कहा वहां ये भी याद रखिए कि जितनी मडस्लिंगिंग हमारी लीडरशिप के ऊपर हुई, जिस तरह के इश्तिहारात पूरे पेज के दिए गए, एक करैक्टर असैसिनेशन की हद तक जो हुआ, हमने उसको भी वो नहीं किया। और हम एक गुड जेस्चर के तौर पर, जिसपे बहुत सारी जैसे इमरान साहब ने कहा, मैं सिर्फ इमरान साहब ने जैसे कहा कि मैं ओथ भी नहीं लूंगा और ये वो, हमने उसको भी नहीं किया बिकॉज़ ही इज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। और इतनी अच्छी हुकूमत आपको मिली है, देखें ना वो आपके प्रेसिडेंट से मुताबिक, आज भी कहते हैं कि मिली भुगत, हम तो आज भी कहते हैं कि मिली भुगत है, हम अपने सिर्फ KPK में जो है वो इलेक्शन ठीक हुए हैं, बाकी सब खराब है। जी आजम साहब भी आपका पॉइंट आ गया। परवेशा साहिबा, कितनी अच्छी हुकूमत आपको मिली है कि देखें इलेक्शन से पहले तो जो भी कुछ कहते रहे और आप लोगों ने जो भी ऐड चलाए इनके खिलाफ, लेकिन वो जरदारी साहब से इस्तीफे का मुतालबा उस्मा साहिबा तो कर रही है, पार्टी नहीं कर रही उनकी। देखिए, पहली बात तो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद बिजली बनाने के इख्तियारात इन तमाम सूबों के पास थे। नंबर 1, लेट मी पुट दैट ऑन रिकॉर्ड, आप सब भी जानते हैं जी। दूसरी बात यह है कि आप इस्तीफे का मुतालबा कर भी दें या वो इस्तीफा दे भी दें, जब तक इनका ओथ नहीं थी टेकिंग, उससे पहले करते थे तो अच्छा था ना। वो आपने करवाई, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है। और अब 2 महीने पहले अगर ये मुतालबा करें या वो अपनी मुतालबों पर, तो मेरे ख्याल में कोई भी इस्तीफा नहीं देगा। अपनी मर्जी से अगर कोई छोड़ना चाहे अपनी आईनी जिम्मेदारी, तो वो हमारी लीडरशिप का अपना फैसला है, लेकिन इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस बिकॉज वो ना पीपल्स पार्टी के ओहदेदार रहे हैं और ना उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। लिहाजा अगर ये करना चाहते हैं तो हम ये प्रेसिडेंट भी देख लेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मा बुखारी साहिबा, परवेज साहिबा और आजम साहिब। मैंने तो गलती से इसलिए बात कर दी क्योंकि ऑब्वियसली जिन ममालिक से हम इंस्पिरेशन लेते हैं, प्रोग्रेसिव बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ शिकस्त को तस्लीम किया जाता है और तस्लीम ऐसे किया जाता है कि वहाँ पे बड़े बड़े ओहदेदार जो है रिज़ाइन करते हैं। पाकिस्तान में भी वो रविश शायद नहीं आई, इसलिए ये सवाल ही जो है बड़ा गलत है जो मैंने उठा दिया कि ऑपोजिशन जो है वो मुतालबा करे। हालांकि ऑपोजिशन को मुतालबा करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर कोई और प्रोग्रेसिव मुल्क होता किसी और जगह पे जहाँ पे डेमोक्रेसी अपनी बुलंदियों पर है या इवन मिडिल बुलंदियों पे भी है, वहाँ शायद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खुद ही रिज़ाइन कर जाते, क्योंकि कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चलाने में सिर्फ जरदारी साहब का हाथ है, वही लीडर है और उनको इसका क्रेडिट देना भी चाहिए। और जहाँ पे गलतियाँ ऑब्वियसली उसकी जिम्मेदारी वो खुद भी कबूल करते हैं और उनको लेनी भी चाहिए। और उसी का एक मुतालबा था कि इस्तीफ़ा उनको दे देना चाहिए था, लेकिन ये बाहर के मुल्कों में होता है, यहाँ की ना अपोजिशन से मुतालबा करती है और ना यहाँ पे हुकूमत खुद रिज़ाइन करती है सदारत से। ये आज का प्रोग्राम था व्यूअर्स, हमें कल तक के लिए इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।